हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन के बारे में, मेनली जूलॉजी के बारे में। तो देखिए, प्रीवियस ईयर बायोलॉजी मतलब जूलॉजी बॉटनी दोनों मिलके बहुत इजी या मॉडरेट पढ़ा था, मतलब इतना हार्ड नहीं पढ़ रहा था। लेकिन फिजिक्स थोड़ा हार्ड पढ़ा था, लेकिन इस बार थोड़ा चांसेस है कि बहुत हार्ड पढ़े, तो इसलिए पहले इसको ध्यान से रखते हुए इस बार नीट एग्जाम देना। तो हम अभी डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम के बारे में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, देखिए पहले क्वेश्चन था द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटेंड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट। तो मतलब इसका मतलब है नेचुरल हैबिटेट में किसी एनिमल को निकाल के, एनिमल या प्लांट को निकाल के एक स्पेशल प्रोटेक्टेड रीजन में रखा जाता है। तो देखिए, एक होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या होता है, तो ऐसे ही नेचुरल हैबिटेट्स में एनिमल या प्लांट को निकाल के क्या होता है, इसमें दो चीज हो सकता है। एक होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। तो इन सीटू का मतलब क्या होता है, तो इन सीटू, इन मतलब क्या, अंदर, तो मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर ही रखा जाता है, नेचुरल एनवायरनमेंट। एक्स सीटू मतलब क्या होता है, बाहर, मतलब आउटसाइड, आउटसाइड नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, देखिए एक एनिमल या प्लांट को, लेट्स सपोज टाइगर, एक टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के उसे कहाँ रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन सिटू का मेनली एग्जाम्पल है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है, एक बड़ा रीजन होता है, उसमें बहुत सारे जंगल होता है, मतलब उसका नेचुरल हैबिटेट है, उसमें वो छोड़ दिया जाता है। और उसमें एक बहुत बड़ा बाउंड्री है, मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है, और इसमें उसको छोड़ दिया जाता है। तो लेट्स से ये टाइगर है, तो ये टाइगर को क्या लगेगा कि उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है, क्योंकि इसमें कोई नहीं होता है, मतलब जंगल होता है, उसमें डियर होता है, मतलब जितना बाढ़ होता है, जितना पेड़ पौधा, जितना जो होता है, तो उसमें होता है। तो इसको मतलब इस टाइगर को क्या लगता है, उसका नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा ही वो एनवायरनमेंट है, तो इसलिए इन सिटू का मतलब है नेचुरल एनवायरनमेंट जैसा। फॉर एग्जाम्पल बायोस्फीयर एक हो गया, फॉर एग्जाम्पल नेशनल पार्क हो गया, और क्या हो गया, और सेंचुरी और हॉटस्पॉट। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, इन सिटू का। एक्स सिटू का क्या मतलब है, उसका एनवायरनमेंट नहीं है, मतलब थोड़ा प्रोटेक्टेड एरिया। फॉर एग्जाम्पल जू में क्या दिखते हो आप, ऐसे ऐसे कैबिन हो जाता है, या फिर थोड़ा बड़ा होता है, मतलब इतना बड़ा नहीं होता है, उसमें उस एनिमल को, लेट्स से टाइगर, इसको रखा जाता है। तो मतलब क्या है, वो है मतलब एक सीट में वो तो एनिमल तो रहता है, लेकिन उसका नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है, मतलब वो नेचर में जैसे रहता है वो उस तरह का नहीं रहता है। तो इसको बोलते हैं एक्स सीटू। लेकिन ऑफकोर्स उसमें प्रोटेक्शन करता है, स्पेशल केयर भी करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्स सीटू। तो जू, और क्या हो गया, और हो गया बोटानिकल गार्डन हो गया, और क्या हो गया, और आपका हो गया सीड बैंक। तो ये सब क्या हो गया, ये आपको हो गया एक्स सीटू। तो अभी क्वेश्चन में आ जाइए, तो क्या हो गया, टेकन आउट फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। तो ये क्या हो गया, इस एग्जाम्पल ऑफ द एक्स सीटू। तो मतलब इसका आंसर होगा एक्स सीटू, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट के बाहर ही उसको रखा गया है। तो अभी उसका देख लीजिए, एक हो गया इन सीटू, एक हो गया सस्टेनेबल, एक हो गया सेमी कंजर्वेटिव। तो आंसर क्या होगा, ये फोर्थ वाला होगा, तो दैट इज द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मतलब इसका दो भी होता है, मतलब एक्स सीटू हो गया, इन सीटू हो गया, लेकिन इन सीटू क्योंकि वो बाहर ऑप्शन में दे दिया है, इसका मतलब एक्स सीटू हो गया जो
किसके अंदर आता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर। तो आंसर हो गया 4। तो सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, Hind2 always codes DNA molecule at particular point called recognition sequence and it consists of what और which मतलब how many base pair। देखिए Hind2 क्या होता है, Hind2 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस मतलब क्या होता है, मतलब एक डीएनए हो गया, तो डीएनए में अंदर में मतलब बीच में जो कट करता है, एंडो मतलब बीच में, मतलब अंदर से ही वो कट करता है। लेकिन अगर एक्सो होगा, एक्सो न्यूक्लियस, तो एक्सो न्यूक्लियस मतलब क्या हो गया, वो बाहर से कट करेगा। मतलब लेट्स से सपोज ए सी सी यू जी जी हो गया, तो एक्सो न्यूक्लियस क्या करेगा, इधर इस तरफ मतलब इस जी जी के अंदर कट करेगा या फिर ए और सी के अंदर कट करेगा। मतलब एक्सो मतलब बाहर के ही एक मतलब एक न्यूक्लियोटाइड को निकालेगा। लेकिन एंडो मतलब क्या हो गया, बीच में, मतलब इधर कट कर सकता है या इधर कट कर सकता है, इधर कट कर सकता है, तो ये हो गया एंडोन्यूक्लियस। तो Hind2 क्या हो गया, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। और याद रखिएगा Hind2 फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसको फर्स्ट डिस्कवर किए थे। मतलब फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर किया गया था वो क्या हो गया, वो Hind2। Hind2 का नाम क्यों है, Hind2 मतलब क्या हो गया, ये आइसोलेट कर किया गया था किससे, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो हाइंड मतलब क्या हो गया, HIN2 तो इसमें H क्या हो गया, H पर हेमोफिलस, IN मतलब इन्फ्लुएंजा से IN। तो D क्या हो गया, D मतलब उसका स्ट्रेन हो गया RD, उसका स्ट्रेन है RD और उससे वो D आया है, तो हो गया हाइंड। तो 2 मतलब क्या हो गया, हाइंड का 2 हो गया, एक हो गया Hind1 और एक है Hind2। तो इसके मतलब डिस्कवरी के हिसाब से वो किया जाता है। तो ये हो गया Hind2। तो Hind2 क्या करेगा, Hind2 वो पूछा है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन मतलब ये लेट से एक डीएनए सीक्वेंस है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस उसका क्या होगा। तो हमेशा Hind2 याद रखना, इसका 6 बेस पेयर का रिकॉग्निशन साइट होता है। मतलब किसी भी डीएनए में एक स्पेसिफिक 6 बेस पेयर को वो कट करेगा और इसको बोलेंगे Hind2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो आंसर होगा क्या हो गया, 4 हो गया आपका आंसर। दैट मीन्स 6 बेस पेयर और 4th ऑप्शन आपका आंसर हो गया। देखिए और एक देखिए, ये क्या लिखा है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग व्हाट। देखिए अगर सेल डिवीजन आप जानते हैं तो क्या होता है, 5 फेज होता है। ये क्या होता है, फर्स्ट होता है प्रोफेज और एक देन होता है मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टेलोफेज। ओके, तो प्रोफेज में क्या होता है, तो प्रोफेज में सिंपली सेल है, सेल में सिंपली क्रोमोसोम थोड़ा कंडेंस्ड होकर रह गया है तो उसको बोलते हैं प्रोफेज। मेटाफेज में क्या होता है, देखिए मेटाफेज में तो क्रोमोसोम ऑलरेडी मिडिल ऑफ द सेल, जो मिडिल ऑफ सेल में वो आ जाते हैं और उसके बाद एक सेंट्रियोल होता है, सेल के दोनों अंदर एक सेंट्रियोल होता है। देखिए एक होता है सेंट्रोजोम, एक होता है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम में क्या डिफरेंस है, देखिए अगर हम सेंट्रोजोम की बात करेंगे, सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं और वो 2 परपेंडिकुलर पोजीशन में रहते हैं। देखिए इसको बोलते हैं सेंट्रोजोम और इसके अंदर जो है इसको बोलते हैं सेंट्रियोल।
ओके, प्लीज नोट कर लेना। बाहर जो है कवरिंग जैसा उसको बोलते हैं सेंट्रोजोम, मतलब सेंट्रोजोम के अंदर ही दो सेंट्रियोल होता है और दो सेंट्रियोल क्या होता है, परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखिएगा सेंट्रियोल ओनली फाउंड इन एनिमल, दैट मीन्स एब्सेंट इन प्लांट, मतलब प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ओनली प्लांट सेल में वो दिख जाता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है, इधर ज्वाइन करता है, इधर ज्वाइन करता है, इधर ज्वाइन करता है। तो अभी इस पोर्शन की मतलब क्रोमोसोम को हम देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये वाला ऐसा ही है। तो बीच पार्ट को क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर, आप जानते होंगे सेंट्रोमियर। तो काइनेटोकोर क्या होता है, काइनेटोकोर क्या होता है, देखिए बीच पार्ट में दोनों तरफ से, इधर एक तरफ से इधर एक तरफ से, तो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है और इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो मतलब एक क्रोमोसोम में क्या होता है, टू सिस्टर क्रोमाटिड होता है, मतलब क्रोमोसोम एक कैसा बना है, एक से एक और एक ऐसे, तो ये दोनों को मिलके क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड, मतलब एक जैसे दिखते हैं। तो एक जैसे में इसमें एक सेंट्रोमियर है, इसमें एक सेंट्रोमियर है और इसमें एक इसे बाहर से, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर है। और इधर से भी एक साइड पे है, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो मतलब एक सिस्टर क्रोमाटिड में दो, एक काइनेटोकोर है। तो मतलब एक क्रोमोसोम में मतलब दो सिस्टर क्रोमाटिड जब मिल गए हैं तो क्या होता है, इसमें दो काइनेटोकोर होता है, इधर एक साइड में, इधर अनदर साइड में, तो इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो हमेशा जो लेट्स से सपोज इस क्रोमोसोम जो स्पिंडल फाइबर आता है वो किससे ज्वाइन करता है, हमेशा काइनेटोकोर से ज्वाइन करता है, नॉट सेंट्रोमियर से, काइनेटोकोर से ही वो ज्वाइन करता है। तो आंसर पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग व्हिच फेज। तो आंसर होगा आपका मेटाफेज, क्योंकि आनाफेज में क्या हो जाएगा, आनाफेज में वो सेपरेट हो जाएंगे, मतलब इधर वाला क्रोमोसोम इधर वन साइड में आ जाएंगे, इधर वाला क्रोमोसोम वन साइड में आ जाएंगे। तो माइटोसिस में आप जानते होंगे। तो आंसर होगा आपका मेटाफेज और फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा, मतलब मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर को अटैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions of the DNA and these are with respect to upstream and downstream end। तो मतलब ये क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या यूनिट है, मतलब एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ऑफ डीएनए में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ऑफ डीएनए में तीन होता है स्ट्रक्चर। एक होता है इसको बोलते हैं हम प्रोमोटर, प्रोमोटर क्या होता है, तो लेट्स से इट इज द +1 क्या होता है, तो मतलब प्रोमोटर के बाद ही जो भी डीएनए सीक्वेंस है इस वही ट्रांसक्रिप्ट होगा। तो ट्रांसक्रिप्ट अगर होगा, ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तो कौन सा होगा, इसी सेल मतलब इधर से इस वाला ही ट्रांसक्रिप्शन होगा और इसको बोलेंगे हम mRNA। तो मतलब जो सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन होगा उससे पहले प्रोमोटर रीजन मेनली दिखाता है। तो एक हो गया प्रोमोटर, एक हो गया इसको क्या बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन, और एक होता है लास्ट को कब ट्रांसक्रिप्शन रुकेगा, तो रुकने के लिए क्या होता है, एक जीन होता है उसको क्या बोलेंगे, और एक सीक्वेंस होता है उसको बोलेंगे हम टर्मिनेटर। तो तीन रीजन हो गया और तीन स्ट्रक्चर हो गया, एक हो गया प्रोमोटर, एक हो गया स्ट्रक्चरल जीन, एक हो गया टर्मिनेटर। तो मतलब आरएनए पॉलीमरेज जब आएगा वो पहले प्रोमोटर को बाइंड करेगा, तो वंस प्रोमोटर को बाइंड करेगा तो ए यूनिट जो इधर से इसको +1 मतलब ये मतलब AUG है, तो ए क्या हो गया प्रोमोटर, मतलब +1 मतलब फर्स्ट ए न्यूक्लियोटाइड
ट्रांसक्रिप्ट होगा। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो ट्रांसक्रिप्ट होगा उसको बोलेंगे +1। यू हो गया +2, जी हो गया, ये हो गया +3। तो ऐसे ही चलता चलता होता रहता है। और टर्मिनेशन मतलब लास्ट वन को लेट्स से 180 बेस पेयर का वो है, तो लास्ट वाला 180 होगा। तो कब वो रुकेगा, वो टर्मिनेटर सीक्वेंस मतलब डिसाइड करेगा कि कब करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 हो गया, प्रोमोटर हो गया, ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल जीन हो गया, और हो गया टर्मिनेटर। देखिए और एक दिया है इसमें रिप्रेसर। रिप्रेसर क्या हो गया, रिप्रेसर मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड करेगा उससे पहले रिप्रेसर आके वहाँ पर बाइंड कर लेगा। तो अभी वो अगर रिप्रेसर बाइंड कर लेगा तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज अभी बाइंड नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो रिप्रेसर उसको बाइंड करके रखा है। तो उसका मतलब क्या होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो इनहिबिट होगा। तो रिप्रेसर का काम क्या है, सिर्फ ब्लॉक करना है ट्रांसक्रिप्शन को। तो इसीलिए इसका काम नहीं है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 ही चीज होता है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। रिप्रेशन क्या होता है, वो एगेंस्ट द ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होता है। तो आंसर होगा क्या आपका, प्रोमोटर, सेकंड वाला जो प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर। देखिए एक चीज है लिखा है, दीज आर विथ रेस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड द डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है। देखिए ये हो गया +1 मतलब ये फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन होगा। इससे बात की जो भी न्यूक्लियोटाइड है उसको बोलेंगे हम डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। और उससे पहले जो भी है उसको बोलेंगे हम अपस्ट्रीम। लेट सपोज UGA तो ऐसे लेट से सीक्वेंस है। लेट सपोज इधर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, मतलब AUG से इधर से स्टार्ट होगा। तो मतलब अब क्या बोलेंगे, इस ए वाले से मतलब इस एडेनिन से बाद में जो भी होगा उसको बोलेंगे हम डाउन स्ट्रीम। और उससे पहले जो भी है उसको बोलेंगे हम अपस्ट्रीम। तो इधर एक प्रोमोटर ऑब्वियसली रहेगा। तो लेट सपोज हम इस C मतलब ये क्या हो गया, साइटोसिन। तो लेट से इट साइटोसिन है, इस साइटोसिन को हम कैसे बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपस्ट्रीम ऑफ 4th। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया फर्स्ट, तो 1 2 3 4th। तो इसको बोलेंगे सॉरी डाउनस्ट्रीम ऑफ 4th। तो मतलब 1 2 3 4 डाउनस्ट्रीम में फोर्थ रीजन में जो है इसको बोलेंगे हम साइटोसिन। तो ऐसे ही बोलते हैं। तो लेट से ये हो गया यूरासिल, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम ऑफ 3। तो मतलब अपस्ट्रीम का फर्स्ट हो गया क्या है, ए वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। तो इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम ऑफ 3। तो ये हो गया अपस्ट्रीम, ये हो गया डाउनस्ट्रीम। और ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 यूनिट हो गया, एक हो गया प्रोमोटर, एक हो गया स्ट्रक्चरल जीन, एक हो गया टर्मिनेटर। तो नेक्स्ट वन को आइए, नेक्स्ट ऑर्गन हो गया द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। तो ये किस चीज का बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं लैक ऑपरेंट के बारे में। लैक ऑपरेंट क्या होता है, ऐसे ही एक प्रोमोटर रीजन है, प्रोमोटर। लेट सपोज यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, तो मतलब ये +1 हो गया। तो इसका 3 जीन है, आप जानते होंगे क्या है, एक है लैक जेड, एक है लैक वाई, एक है लैक ए। लैक जेड क्या मतलब ट्रांसक्रिप्ट जब होगा ये 3 mRNA करेगा, 3 mRNA करेगा। इस mRNA क्या करेगा, मतलब mRNA के बाद वो प्रोटीन होगा। ये क्या क्या प्रोटीन करेगा, ए प्रोटीन का नाम क्या होगा, इसका होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो ए वाला क्या क्या नाम होगा, ये होगा परमीएज, परमीएज। और ये वाला का क्या होगा,
एसिटाइलेज। तो मतलब 3 प्रोटीन लैक ऑपरेंस से निकलता है। मतलब जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर में बाइंड करेगा, ये वाला ट्रांसक्रिप्ट होगा, फर्स्ट होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक होगा परमेज, एक होगा गैलेक्टोसाइडेज। तो ये इनका काम क्या है लैक ऑपरेंट में? तो देखिए, लेट सपोज एक बैक्टीरिया है, उसके पास एक लैक्टोज आया। तो लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। तो इसका मतलब क्या है? वो डायरेक्टली डिवीजन नहीं हो सकता है, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो सकता। जैसे हमारे केस में सोचिए, हम अगर प्रोटीन इंटेक करेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले बॉडी में क्या होगा? स्टोमक में क्या होगा? स्टोमक में एक प्रोटीन डिग्रेड करने के लिए एक प्रोटीन, मतलब जैसे एंजाइम निकलेगा, उसका नाम क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। तो वैसे ही लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है और लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है। तो एक मोनोसैकेराइड करने के लिए, मतलब डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन, मतलब बैक्टीरिया क्या करेगा? एक निकलेगा, ये हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? वो गैलेक्टोज को डिग्रेड करके और डाइजेस्ट करके क्या कर देगा? लैक्टोज, सॉरी, और जो लैक्टोज हो गया इसको करेंगे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो ये दोनों क्या हो गया? मोनोसैकेराइड हो गया। तो मतलब उसके बाद वो ऑब्जर्व कर लेगा। तो जब भी लैक्टोज एनवायरमेंट आएगा तभी वो लैक ऑपरेंट जो है ये ट्रांसक्रिप्ट होगा, उससे पहले नहीं। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं। जब लैक्टोज आएगा तभी वो डाइजेस्ट करने के लिए वो प्रोटीन लाएगा ना, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो जब लैक्टोज नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं, मतलब ट्रांसक्रिप्शन तभी नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्शन तभी होगा जब लैक्टोज मीडियम में आएगा। तो ये हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो उसके बाद है परमेज। परमेज का काम क्या है? परमेज हो गया ट्रांसपोर्ट लैक्टोज इनटू सेल। तो लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट करेगा इनसाइड द सेल, सेल के अंदर वो लेगा। तो एक हो गया ट्रांस एसिटाइलेज, उसका काम क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा उसको। तो 3 काम करने के लिए 3 प्रोटीन निकलेगा एक साथ। देखिए, एक इसमें एक बात है, देखिए बैक्टीरिया का हमेशा अगर प्रेफरेंस देखेंगे तो बैक्टीरिया हमेशा प्रीफर क्या करेगा? ग्लूकोज। मतलब उसको अगर ग्लूकोज लैक्टोज दोनों प्लेट में अगर दे देंगे तो क्या करेगा? वो पहले ग्लूकोज को ही खाएगा और लैक्टोज को नहीं खाएगा। उसको लैक्टोज इतना अच्छा नहीं लगता, उसको अच्छा लगता है उसको क्या? ग्लूकोज। तो मतलब ग्लूकोज या गैलेक्टोज, लैक्टोज दोनों अगर देंगे तो वो ग्लूकोज को खाएगा, तो टेस्ट करेगा। तो अगर ग्लूकोज नहीं है तभी वो लैक्टोज को खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। तो मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस उसका ग्लूकोज है। तो नीट एग्जाम में इस बार ऐसे भी पढ़ता है। तो लेट सपोज ग्लूकोज एनवायरमेंट में आया, मतलब उसके मीडियम में आया, तो लैक ऑपरेंट क्या होगा? मतलब ये जो प्रोटीन है वो निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो आंसर क्या होगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए, वो ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं है। तो जब ग्लूकोज वो खाएगा तभी वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसके अंदर निकलेगा। और एक तो हो गया ग्लूकोज नहीं होगा तो क्या हो गया? तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और एक बात हो गया कि लेट सपोज ग्लूकोज है लैक्टोज है मीडियम में, तभी वो ट्रांसक्रिप्शन होगा या नहीं होगा? तो आंसर होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ग्लूकोज होगा लैक्टोज होगा वो तो पहले ग्लूकोज को ही खाएगा, लैक्टोज को वो नहीं खाएगा। तो जब ग्लूकोज को ही खाएगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्यों निकलेगा? तो नहीं निकलेगा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज कब निकलेगा? जब मीडियम में ग्लूकोज नहीं है, ओनली लैक्टोज है। तो मतलब क्या होगा? वो मतलब बाउंड है लैक्टोज को खाने के लिए, तभी वो लैक्टोज अंदर जाएगा और तभी वो ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा, परमेज होगा, ट्रांस एसिटाइलेज होगा।
तो ये 3 बात अच्छे से याद रख लेना और एग्जाम में अच्छे से देखना, वो ग्लूकोज लिखा है या ग्लूकोज या लैक्टोज लिखा है या फिर सिर्फ लैक्टोज लिखा है, और उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। तो अभी देखिए, एक तो हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो क्या करेगा, लैक्टोज को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज और गैलेक्टोसाइडेज करेंगे। एक हो गया परमेज। परमेज मतलब क्या हो गया, पहले लैक्टोज को तो अंदर लेगा, तो अंदर मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल कौन करेगा, वो परमेज करेगा, याद रखना। और ट्रांस एसिटाइलेज, एसिटाइल मतलब COCH3, इस ग्रुप एक ऐड करेगा। इसमें ऐड करने के बाद क्या होगा, जो ऐड करेगा वो डिटॉक्सिफाई करेगा, तो उसका काम है, ट्रांस एसिटाइलेज का उसका काम है। अब क्वेश्चन में आइए, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल बाय द एक्शन ऑफ, आंसर होगा परमेज, ये वाला। अगर डाइजेस्ट लिखेगा, और पहले देखिएगा ओनली लैक्टोज दिया है इसलिए, अगर लिखेगा इफ ग्लूकोज एंड लैक्टोज प्रेजेंट, तब भी कोई भी ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा। अगर सिर्फ ग्लूकोज लिखेगा तब भी कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा। जब ओनली लैक्टोज लिखेगा तभी वो ट्रांसक्रिप्ट होगा, तभी आप देखेंगे वो क्या बोल रहा है, ट्रांसपोर्ट लिखे तो परमेज होगा, जब डाइजेस्ट लिखेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा। तो एसिटाइलेज मतलब ये जो ट्रांस एसिटाइलेज है, जो डिटॉक्सिफिकेशन आप बोलेगा तो ये ट्रांस एसिटाइलेज होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, तो आंसर होगा 1, द परमेज। ओके, तो अभी नेक्स्ट वाला को आइए, द लेसिथिन, ए स्मॉल मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग टिश्यू इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, तो आंसर होगा इसका फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है, पहले ग्लिसराइड दिखेगा, ग्लिसराइड क्या होगा, ग्लिसरॉल हो गया, लेट्स से ग्लिसरॉल हो गया, ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड, 3 फैटी एसिड, 1 फैटी एसिड, सेकेंड फैटी एसिड, थर्ड फैटी एसिड, तो ये 3 जब लग गया उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। तो वो लेसिथिन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट तो वो नहीं है, अमीनो एसिड तो वो नहीं है, फॉस्फोलिपिड क्यों है, फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड क्या है, 1 है ग्लिसरॉल, उसके साथ एक चेन में 1 फैटी एसिड, एक चेन में एनदर फैटी एसिड, सो ये हो गया 2 फैटी एसिड। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में वो ऊपर वाला में जो हेड पार्ट में, उसमें क्या होगा, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होगा PO4 माइनस, क्योंकि ग्लिसरॉल में 3 चेन होगा, 1 2 3, 1 2, पहले 2 तो फैटी एसिड लग गया, थर्ड चेन में जो ऊपर वाला ऊपर उठ जाएगा, और इसमें एक PO4 लगेगा और उसके साथ एक अल्कोहल लगेगा, और यही तो स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का। ओके, तो अभी आ जाएगा लेसिथिन। लेसिथिन क्या हो गया, तो इधर अल्कोहल डिफरेंट टाइप्स होता है, मतलब फॉस्फोलिपिड का नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पढ़ सकता है। इसका नाम होता है फॉस्फेटिडिल, फॉस्फेटिडिल से स्टार्ट होता है, तो मतलब एक होता है फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडिल कोलिन, तो मतलब क्या हो गया, नेमिंग कैसा होता है, तो जो भी अल्कोहल उसके साथ बाइंड करता है उसके हिसाब से वो नेमिंग होता है। तो मतलब कोलिन मतलब अगर इस अल्कोहल में एक कोलिन, कोलिन भी एक अल्कोहल है, तो अगर अल्कोहल कोलिन लग गया तो उसको बोलेंगे फॉस्फेटिडिल कोलिन। लेकिन और एक हो गया सेरिन, सेरिन भी एक अल्कोहल है, तो अगर सेरिन अल्कोहल अगर लग गया, कुछ भी अल्कोहल लगेगा उसके हिसाब से वो नेमिंग होगा। तो अगर वो सेरिन लग गया तो उसका नाम हो गया फॉस्फेटिडिल सेरिन। एक हो गया इथालोमिन, फॉस्फेटिडिल इथालोमिन, तो जो भी अल्कोहल लगेगा उसके हिसाब से टोटल फॉस्फोलिपिड लगेगा। तो ये फॉस्फेटिडिल कोलिन है, उसका अदर नाम ही है लेसिथिन। तो मतलब आप जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
जो बीच में देखते हो ना, हेड पार्ट क्या होता है, एक्वस पार्ट के अंदर रहता है, मिडिल मिडिल मतलब अंदर का थ्रो क्या होता है, वो लेग पार्ट जो टेल पार्ट होता है वो रहता है। तो इसको बोलते हैं एक फॉस्फोलिपिड, एक फॉस्फोलिपिड। एक फॉस्फोलिपिड क्या है, ये एक्चुअली द फॉस्फेटिडिल कोलिन और लेसिथिन हो गया। तो आंसर होगा फॉस्फोलिपिड और द फोर्थ। अभी नेक्स्ट वन को जाएंगे। द कोफैक्टर ऑफ द एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या होगा। देखिए कार्बोक्सीपेप्टिडेज नाम को तो पता चल गया होगा, कार्बोक्सी मतलब कार्बन, पेप्टिडेज मतलब क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए नाम से ही अच्छे से देखिएगा, तो मतलब क्या हो गया, ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज का क्या काम क्या है, तो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो कार्बोक्सी क्यों लगाए, देखिए अगर आप प्रोटीन स्ट्रक्चर को देखिएगा तो एक हो गया एन टर्मिनल, एक हो गया सी टर्मिनल। एन टर्मिनल क्यों हो गया, इसमें अमीनो ग्रुप है। लास्ट पार्ट जो है इसको सी टर्मिनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कार्बोक्सिल ग्रुप है, COOH, इधर NH3+ ग्रुप। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या होता है, मतलब सी पार्ट मतलब पीछे से ही वो कट करता है, इसलिए उसका नाम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज। उसका कोफैक्टर क्या है, उसका कोफैक्टर हमेशा जिंक होता है, याद रख लेना जिंक। तो आंसर होगा जिंक। तो हीम क्या होगा, हीम किसका कोफैक्टर है, हीम किसका कोफैक्टर है, एक हो गया पेरोक्सीडेज, पेरोक्सीडेज, एक हो गया काटालेज। तो ए वाला जो है इसमें हीम लगता है एज ए कोफैक्टर, तो याद रख के तो आंसर करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चाहेंगे, स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया है। स्टेटमेंट 1 दिया है बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन CRY1AC। तो आंसर होगा करेक्ट, वो सही है। सेकंड वाला दिया है बीटी टॉक्सिन exist as inactive protoxin in Bacillus thuringiensis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin gets converted into active form due to acidic pH of insect gut. तो आंसर क्या होगा, देखिए फर्स्ट पार्ट तो सही हो गया। सेकंड क्या बोल रहा है, बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, तो मतलब बीटी टॉक्सिन जो है ऑब्वियसली इनएक्टिव में रहता है, वो भी सही है। तो कहाँ पर, बैसिलस थुरिंजिएनेसिस पर। तो अभी क्या होगा, अभी जब डाइजेस्ट करेगा मतलब जो मतलब से बीटी कॉटन, वो कॉटन को लेट से खाएगा, तो भी वो क्या करेगा, तो अभी वो एक्टिव हो जाएगा, इंसेक्ट के अंदर वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि इंसेक्ट का गट क्या है, अल्कालाइन है। इंसेक्ट का गट अल्कालाइन है, तो अल्कालाइन पीएच से में ही वो जो बीटी टॉक्सिन है वो एक्टिव होगा। जब एक्टिव हो जाएगा तब वो रप्चर कर लेगा, मतलब उसको लाइसिस करके बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए कि ड्यू टू एसिडिक पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, तो आंसर क्या होगा, ड्यू टू द अल्कालाइन पीएच। तो मतलब ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो 1 वाला आंसर होगा। तो नेक्स्ट वाले चलिए, क्रोमोसोम become gradually visible under light microscope due to leptotin stage. Second दिया है the beginning of diplotin is recognized by dissolution of synaptonymal complex. देखिए अगर म्यूसिस की बात करेंगे तो ये हो गया प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और प्रोफेज 1 2 3 4। तो प्रोफेज 1 में क्या क्या स्टेज आ गया, फर्स्ट हो गया लेप्टोटिन, देन हो गया जाइगोटिन, देन हो गया
पैचिटिन, देन डिप्लोटिन, उसके बाद हो गया डायकाइनेसिस। लेप्टोटिन में क्या होता है, देखिए सेल में सिर्फ ऊल जैसे दिखता है, मतलब ऊल का बंडल जैसे दिखता है वैसे ही दिखता है, तो इसलिए लेप्टोटिन को क्या बोलते हैं, बॉकट स्टेज। बॉकट स्टेज मतलब ऊल जैसे क्योंकि वो दिखता है। जाइगोटिन में क्या होता है, जाइगोटिन में पेयरिंग होता है। तो पेयरिंग मतलब एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ, तो इसे पेयरिंग होता है। और इसको क्या बोलेंगे, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो जाइगोटिन में ये हो गया। पैचिटिन में क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब इसके अंदर इधर ए वाला इसको अंदर चला जाएगा, ए वाला इधर को चला जाएगा, तो होगा रिकॉम्बिनेशन। डिप्लोटिन मतलब क्या हो गया, एक स्टेज को छोड़कर बाकी सब दूर हो जाएंगे, इस स्टेज को क्या बोलेंगे और एक पॉइंट को क्या बोलेंगे, काइजमाटा। तो डिप्लोटिन में ओनली द काइजमाटा दिख जाता है। और डायकाइनेसिस क्या होता है, टर्मिनेशन। तो अभी एग्जाम क्वेश्चन देखिए, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटिन स्टेज। तो आंसर होगा करेक्ट। थोड़ा थोड़ा दिखने जैसे ऊल जैसा ही हो, लेकिन थोड़ा दिखने मतलब दिख जाता है। सेकंड वाला है द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन स्टेज, ये वाला जो है इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो आंसर होगा यस। इस वाले में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसोल्यूशन मतलब स्टार्टिंग जब डिप्लोटिन होगा वो धीरे धीरे डिसोल्यूशन होना स्टार्ट कर लेगा, तो वो क्या होगा, ये भी सही है। तो आंसर होगा क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। जो 3 वाला ये वाला हो गया। तो ये हो गया लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड सबस्पेसीज वाज रिलीज्ड बाय। तो आंसर होगा IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। जो IUCN है वही वो डिक्लेयर करता है कौन सा स्पेसीज जो थ्रेटेंड है, कौन सा एक्सटेंड हो गया, कौन सा एंडेंजर्ड है। तो यही जो बॉडी है IUCN वही डिक्लेयर करता है। तो अभी नेक्स्ट आ जाइए, द DNA प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज व्हाट। माइटोकॉन्ड्रिया समझो या क्लोरोप्लास्ट समझो, सेम ही है। मतलब इसमें भी DNA दिख जाता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में दिख जाता है, क्लोरोप्लास्ट में दिख जाता है। तो इसके अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर आप दिखा होगा, तो इसको हम बोलेंगे DNA और इसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल DNA और क्लोरोप्लास्ट DNA। तो ये DNA कैसे दिख रहा है, ऐसे ही दिखता है। क्या हो गया, ये हो गया सर्कुलर। स्ट्रैंड कितना है, मतलब कितने वाला, 2 वाला, 1 2, तो डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो जो न्यूक्लियस में दिख जाता है, मतलब एक्चुअली जो 46 क्रोमोसोम है, जो इसके अंदर जो DNA है वो कैसे है, वो लीनियर है, डबल स्ट्रैंड है लेकिन वो लीनियर है। तो जैसे मतलब न्यूक्लियस में जो है वो डबल स्ट्रैंडेड लीनियर, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो डबल स्टैंडर्ड तो है, वो सर्कुलर है और उसका नंबर 1 ही होता है, मतलब एक ही दिख जाता है। लेकिन हियर 46 दिख जाता है, मतलब 46 डबल स्टैंडर्ड लीनियर और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में 1 दिख जाता है, सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड DNA। तो नेक्स्ट आइए, मैच लिस्ट 1 to 2। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या करेगा,
साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोम आरआरएनए फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गया ट्रिपल आई। देन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या हो गया? सेंट्रियोल ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टोइल। क्यों बोलते हैं? देखिए सेंट्रियोल को बोलते हैं भी 9+0 अरेंजमेंट। तो मतलब सेंट्रियोल को अगर देखेंगे ऐसे करके 9 वाला होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 करके दिखता है। और इसके बीच में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, और उसके साथ एक कनेक्ट करता है वो मिडिल से। तो वो कैसे दिख रहा है? बुलक कार्ट के व्हील के, मतलब बैलगाड़ी के व्हील के जैसा। तो इसलिए सेंट्रियोल को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टोइल। तो बी हो गया कार्टोइल। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? सिंपली एक प्लास्टिड है। प्लास्टिड तीन तरफ का होता है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, सेकंड हो गया क्रोमोप्लास्ट, थर्ड हो गया ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रीन, मतलब ग्रीन कलर जो भी दिखता है वो क्लोरोप्लास्ट करता है। क्रोमो मतलब कलर, कलर मतलब जो फ्रूट के, मतलब कैरोट के जो ऑरेंज कलर है वो क्या क्यों है? वो कैरोटीन जैसे है। तो क्लोरोप्लास्ट में हो गया, मतलब फ्रूट या फ्लावर में जो कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट में दिख जाता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस है, कलरलेस। तो उसका काम क्या है? वो है सिर्फ स्टोरिंग न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करेगा। तो ऐसे ही वो होता है। तो न्यूक्लियोप्लास्ट क्या हो गया? फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स। कुछ स्टार्च को करेगा, कुछ कोई ऑयल को करेगा, आप पढ़ते होंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट हो गया फोर्थ वाला। और गोल्गी, गोल्गी क्या हो गया? साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोलिपिड। वो क्या हो गया? देखिए वो सेल हो गया, लेट सपोज ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से निकल के क्या निकला है? ईआर। ईआर दो तरफ का होता है, एक तरफ पे राइबोसोम होता है, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तरफ स्मूथ होता है, इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम नहीं है। उसके बाद गोल्गी आता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या फॉर्मेशन करेगा? प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? लिपिड। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन करेगा वो कहाँ जाएगा? गोल्गी में जाएगा। तो इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं। मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना, इसमें अच्छे से मैं डिस्क्राइब किया हूँ। तो एक हो गया लिपिड, लिपिड भी अंदर जाएगा। इसको बोलेंगे क्या हो गया? प्रोटीन पहले फॉर्मेशन हो गया और लिपिड फॉर्मेशन हो गया, फिर गोल्गी में चला जाएगा। गोल्गी में क्या होगा? गोल्गी में मोडिफिकेशन होगा, मोडिफिकेशन। तो मोडिफिकेशन मतलब क्या हो गया? क्या मॉडिफाई करेगा वो प्रोटीन या लिपिड में? वो कार्बोहाइड्रेट ऐड करेगा, कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देगा। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसाइलेशन। तो मतलब इस वाला प्रोटीन में वो कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन कर लेगा और इस वाला लिपिड में वो कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन कर लेगा। तो मतलब जिस प्रोटीन को अगर कार्बोहाइड्रेट ज्वाइन करेगा तो इस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। मतलब प्रोटीन विथ ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट। जिस प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मिला जाता है उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो हियर ऑल्सो लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट लग जाता है तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो यही वाला मॉडिफिकेशन सिर्फ करता है गोल्गी, मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देगा। तो अभी देखिए गोल्गी apparatus, साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड करेगा, ग्लाइको प्रोटीन अगर करेगा तो भी वही साइट होता है। तो न्यूक्लियस हो गया फॉर द आरआरएनए, सेंट्रियोल, कार्टोल हो गया, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स हो गया। तो नेक्स्ट को चलेंगे।
नेक्स्ट हो गया ग्रिफिथ। देखिए वो ग्रिफिथ क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। आप जानते होंगे एस कलर, एस जो है वायरुलेंट, जब वो माइस को दिया गया, ये हो गया वायरुलेंट। जब माउस को दिया गया तो माउस क्या हो गया, मर गया, डेड। तो अब और एक हो गया रफ। रफ क्या हो गया, नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट। तो क्या हो गया, माउस जिंदा है, लाइव हो गया। तो जब हीट किल्ड एस, हीट किल्ड एस, तो हीट किल्ड एस मतलब ये जो वायरुलेंट है वो हीट करने के बाद वो डेड हो गया, ये सेल डेड हो गया, तो डेड हो गया। तो उसको अगर माउस को देखे तो वो क्या हो गया, वो लाइव हो गया क्योंकि वो डेड ही है। तो लेकिन अगर हीट किल्ड एस दिया गया है प्लस नॉन वायरुलेंट आर होगा, मतलब रफ वाला, उसको अगर देंगे तो होगा क्या, जिंदा होना चाहिए क्योंकि ये वाला जिंदा है, ये वाला जिंदा है, लेकिन दोनों मिला लेंगे तो वो डेड हो जाएगा और डाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इस आर वाला जो है इसमें से वो निकाल के चला जाएगा वायरुलेंट को, तो वायरुलेंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, ट्रांसफॉर्मेशन से डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। जैकब एंड मोनार्ड वो क्या हो गया, लैक ऑफ रेन। हम इससे पहले जो बोले थे जो लैक ऑफ रेन, जो लैक जेड वाई ए जो है वो लैक ऑफ रेन और जैकब एंड मोनार्ड ही किए थे। तो वो एक हो गया हरगोबिन खुराना। हरगोबिन खुराना क्या किए, तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का जो कोडन है, मतलब UAA, UAC या GAU, तो वो जो है उस सीक्वेंस को कौन किए थे, हरगोबिन खुराना। और हरगोबिन खुराना इसके लिए नोबेल प्राइज भी पा चुके हैं। तो और एक है मिचेल्सन एंड स्टेल, तो ये हो गया जेनेटिक कोड। मिचेल्सन एंड स्टेल ये हो गया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो मतलब क्या है, तो ये हो गया N15 N15, एक और हो गया N14 N14। तो अगर मिला लेंगे तो हो जाएगा N15, एक हो जाएगा N14। मतलब एक पेरेंट से आएगा, मतलब दोनों ही पेरेंट से आएंगे, मतलब एक मैटरनल से आएगा एक पैटर्नल से आएगा। तो N15 इधर से आएगा, N14 इधर से आएगा, और इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड। मतलब एक कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, एक ही पेरेंट से, मतलब अगर N14 आ जाएगा इसको बोलेंगे कंजर्वेटिव, मतलब जो है वही हिसाब से, मतलब डायरेक्टली वही आ जाएगा। लेकिन सेमी कंजर्वेटिव मतलब इधर से एक उधर से एक, इसको बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव। वो डिस्कवर किए थे मिचेल्सन एंड स्टेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड 2। देखिए एक हो गया GLOT4। GLOT4 का अगर आप फुल फॉर्म जानते होंगे तभी आप आराम से कर लेंगे। ग्लॉट का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो मतलब GLOT4 जो है वो हो गया एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। इंसुलिन आप जानते होंगे वो क्या हो गया, हार्मोन। इंसुलिन वो क्या हो गया, हार्मोन। इंसुलिन कहाँ पर है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज है हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन क्या होता है, मतलब बोथ एंजाइम भी निकलता है प्लस हार्मोन भी निकलता है। मतलब बोथ एंडोडर्म भी है एक्सोडर्म भी। एंडोडर्म मतलब एंडोडर्म बोला मतलब वो जो एंडोक्राइन है ये हो गया एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन मतलब क्या होता है, जो हार्मोन को निकालता है उसको बोलेंगे एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब जो एंजाइम को निकालता है। और डिफरेंस क्या है, एंडोक्राइन उसका विदाउट डॉक्ट, मतलब डॉक्टलेस है, डायरेक्टली ब्लड को दे देता है, मतलब हार्मोन डायरेक्टली ब्लड को आ जाता है। लेकिन एक्सोक्राइन जो एंजाइम निकलता है वो डॉक्ट के थ्रू आता है, तो इसको बोलते हैं डॉक्टेड ग्लैंड।
तो पैनक्रियाज हेट्रोक्राइन है, मतलब दोनों है, मतलब एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है। तो पैनक्रियाज का कौन सा पार्ट एक्सोक्राइन है? वो है एसिनी। एसिनी जो है वो एक्सोक्राइन है, वो निकलता है, क्या निकलता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये वाला वो निकलता है। एंडोक्राइन पार्ट क्या होता है? बीटा लैंगरहंस। तो बीटा लैंगरहंस से क्या निकलता है? डिफरेंट सेल होता है अल्फा सेल। अल्फा क्या करेगा? ग्लूकागन निकालेगा। ग्लूकागन क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा सेल के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर। तो बीटा सेल क्या हो गया? बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को अगेन ग्लाइकोजन कर लेगा, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटा देगा और कमा देगा। तो इसलिए ग्लूकागन एंड इंसुलिन दोनों मिलके ही काम करते हैं। तो इंसुलिन क्या हो गया? ये हो गया हार्मोन। ट्रिप्सिन क्या हो गया? ये हो गया एंजाइम। कोलाजन क्या हो गया? ये हो गया इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस, मतलब सेल हो गया, एक एनदर सेल हो गया। ये सेल का जो बेस में जो है इसमें कोलाजन रहता है, मतलब कोलाजन क्या हो गया? ये हो गया बासल लैमिना। तो उसके ऊपर ही वो सेल लगा रखा है, वो लगता है कौन? वो कोलाजन। कोलाजन ही उसको मतलब ग्लू जैसा होता है, वो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, मतलब उसको जॉइंट करके रखता है, तो वो हो गया कोलाजन। तो आंसर हो गया, क्या हो गया? GLUT4 आई, तो ये वाला 3 वाला हो गया, BI CII, यस 4 वाला, तो मतलब थर्ड ऑप्शन हो गया। तो नेक्स्ट चलिए, एक हो गया साइट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पर होता है? देखिए ग्लाइकोलिसिस पहले देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लूकोज से कन्वर्ट होके पायरुवेट होता है। तो वो कहाँ पर होता है? इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। वो क्या कहाँ पर होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म पर। फिर पायरुवेट, उसके बाद क्या होगा? पायरुवेट ट्रांसपोर्ट, मतलब उसके बाद क्या होगा? टीसीए साइकिल हो जाएगा। और ये जो साइट्रिक एसिड साइकिल, और इसको ही बोलते हैं C3, और इसको बोलेंगे TCA। TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और TCA साइकिल भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर यही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब एक मेम्ब्रेन ए हो गया, एक मेम्ब्रेन ए हो गया, इसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन को ये जो बोले इसको बोलेंगे क्रिस्टा। क्रिस्टा और क्रिस्टी, क्रिस्टा मतलब ये सिंगुलर है, क्रिस्टी ई लग जाएगा, मतलब वो प्लूरल है। तो ये हो गया इनर। तो अभी पायरुवेट जब आएगा वो क्या करेगा? टीसीए साइकिल करेगा, और C3 साइकिल जो करेगा वो क्या करेगा? वो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? अंदर वाला, ये वाला जो है, ये वाला होता है मैट्रिक्स। तो हमेशा टीसीए साइकिल इसके अंदर ही करता है, मतलब मैट्रिक्स में करता है। तो मतलब ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो गया, साइट्रिक एसिड मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया। तो अभी उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होगा? क्रिस्टी जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें डिफरेंट का एंजाइम होता है, उनका कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा।
तो ये हो गया फॉर एग्जांपल द साइटोक्रोम सी, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ही रहता है, और उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वो क्या हो गया, वो इनर मेम्ब्रेन रह गया। तो उसके अंदर रहने के बाद वो क्या करेगा, वो जो बीच के जो स्पेस है उसको प्रोटॉन छोड़ेगा, ये वाले में प्रोटॉन छोड़ेगा, मतलब H+। तो H+ इसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब दो लेयर के अंदर वाला जो है, तो हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को छोड़ देगा। तो नेक्स्ट को चलिए, DNA which of the following is correct? DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, उसको क्या बोलेंगे, सिंपली हम DNA पॉलीमरेज बोल सकते हैं। The DNA dependent DNA polymerase catalyzes the polymerization in 5' to 3' as well as 3' to 5'। आंसर क्या होगा, गलत। DNA पॉलीमरेज हमेशा एक लाइन में ही जाता है, मतलब फ्रॉम 5' to 3'। सेकेंड वाला देखिए, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज catalyzes polymerization in 5' to 3'। आंसर होगा एस। थर्ड देखिए, द DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज catalyzes polymerization in a direction in the 3' to 5', मतलब इधर से उधर, तो होगा आंसर नो, ये गलत है। फोर्थ वाला देखिए, द DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, इसको क्या बोलेंगे, RNA पॉलीमरेज। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज को DNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को RNA पॉलीमरेज। वो बोल रहा है RNA पॉलीमरेज catalyze द पॉलीमरेशन इन द वन डायरेक्शन दैट इज 5' to 3'। देखिए RNA पॉलीमरेज दो, मतलब ये हो गया प्रोकार्योट, एक हो गया यूकार्योट। यूकार्योट में RNA पॉलीमरेज ओनली 5' से 3' जाएगा, याद रखना। यूकार्योट में RNA पॉलीमरेज 5' से 3' जाएगा, लेकिन प्रोकार्योट में बोथ, मतलब 5' से 3' जाएगा और 3' से भी 5' जा सकता है, मतलब बोथ डायरेक्शन ही जा सकता है। क्या आंसर दिया है, इन द रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया, मतलब प्रोकार्योट है, तो प्रोकार्योट में क्या है, बोथ डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन वो दिया है वन डायरेक्शन, तो आंसर होगा गलत। वो अगर ह्यूमन बीइंग या यूकार्योट, मतलब लार्जर एनिमल, तो वो अगर वो देता तो आंसर वो सही होता, लेकिन वो यू कोलाई क्योंकि है, तो आंसर गलत होगा, तो आंसर हो गया 2। नेक्स्ट देखिए, इन एन इकोसिस्टम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी इतना दिया है, व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल। देखिए ट्रॉपिक लेवल एक हो गया, उसके बाद सेकंड हो गया, उसके बाद थर्ड हो गया, ये हो गया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ऐसे ही ट्रॉपिक लेवल होता है। देखिए फर्स्ट वाले में याद रखना एनपीपी ऑफ, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज इक्वल टू जीपीपी ऑफ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। इतना याद रखना, ये आंसर हो जाए। एनपीपी ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज इक्वल टू जीपीपी ऑफ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, मतलब इसका एनपीपी जो है लेट्स से x, तो मतलब सेकेंड ट्रॉपिक लेवल का जीपीपी क्या होगा, वो x ही होगा, तो मतलब थर्ड का जीपीपी क्या होगा, सेकंड का एनपीपी होगा। अच्छे से समझना, फर्स्ट का एनपीपी इज इक्वल टू, लिख देता हूँ, फर्स्ट एनपीपी, मतलब एनपीपी का फर्स्ट इज इक्वल टू जीपीपी ऑफ सेकंड,
तो उसका मतलब एनपीपी ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू जीपीपी ऑफ थर्ड। तो वही दिया है, ये वाला दे दिया है फर्स्ट ट्रैफिक लेवल का एनपीपी इतना है, व्हाट विल बी द जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रैफिक लेवल। तो जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रैफिक लेवल दैट मीन्स आपको ढूंढना है एनपीपी सेकंड का क्या होगा। तो याद रखना एनपीपी ये फर्स्ट ट्रैफिक लेवल, सेकंड ट्रैफिक लेवल, थर्ड ट्रैफिक लेवल, तो जो भी होगा वो 10% डिक्रीज होके जाएगा, मतलब 10 डिवाइड होगा, मतलब ये वाला लेट से x हो गया, इसमें एनपीपी होगा x/10, इसमें होगा x/100, तो इसे ही चला जाएगा। तो मतलब फास्ट का देख लिए, फास्ट का देखिए ये क्या जाए 100x to k कैलोरी m-2 ईयर -1, तो ये दिया है, क्या दिया है एनपीपी ऑफ फर्स्ट। हमें एक्चुअली एनपीपी ऑफ सेकंड निकालना है, क्योंकि एनपीपी ऑफ सेकंड इज इक्वल टू क्या जीपीपी ऑफ थर्ड, जो हमें पूछा है व्हाट विल बी द जीपीपी ऑफ थर्ड। तो क्या होगा एनपीपी ऑफ सेकंड क्या होगा, जो भी होगा उसके बाई 10, तो क्या हो जाएगा का बाई 10 हो जाएगा, 1 कर जाएगा, तो होगा 10x, तो आंसर होगा 1। ओके, अगर कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो थोड़ा बोलना। अभी नेक्स्ट को आइए, वो दिया है मैच करने के लिए टाइफॉइड। टाइफॉइड कौन करेगा, टाइफॉइड कौन करेगा, साल्मोनेला टाइफी, वो क्या है वो बैक्टीरिया है, तो टाइफॉइड हो गया बैक्टीरिया। लेशमानिया, लेशमानिया क्या हो गया, लेशमानिया एल डोनोवानी, लेशमानिया डोनोवानी, अब पढ़ते होंगे ये क्या है प्रोटोजोआ है, तो आंसर हो जाएगा लेशमानियासिस प्रोटोजोआन। रिंग वर्म अब तो जानते होंगे फंगस नॉर्मली है। फाइलेरियासिस वो क्या हो गया नीमाटोड, फाइलेरियासिस कौन करेगा नीमाटोड कौन है हुइकेरिया बानक्रोप्टी, नीमाटोड है वो फाइलेरिया बोलते हैं। और एलिफेंटियासिस भी, इसको भी बोलते हैं एलिफेंटियासिस, मतलब एलिफेंट जैसे हैंड, मतलब वो लेग हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जो भी हो जाएगा देख लीजिएगा इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखिए, मैच करना है नॉन मेडिकेटेड आईओडी। तो नॉन मेडिकेटेड आईओडी वो क्या होगा, इसमें लिप्स लूप हो जाएगा। तो कॉपर रिलीजिंग आईडी ये तो याद रखना है आपको, क्या होगा ये मल्टीलोड 375 हो जाएगा। हार्मोन रिलीजिंग आईडी क्या हो जाएगा LNG20, और इम्प्लांट प्रोजेस्टेरॉन, तो ऐसा होगा। नेक्स्ट चलिए, स्टेटमेंट दिया है जी, द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। आंसर क्या होगा सही, क्योंकि देखिए हाइमेन जो है, हाइमेन टर्न हो सकता है, क्यों आइदर फर्स्ट टाइम कोइटस के टाइम हो सकता है, और एक बार क्या हो सकता है, और मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है। फॉर एग्जांपल कोई लड़की स्पोर्ट्स में है, तो स्पोर्ट्स में क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी है, इस हिसाब से भी वो हाइमेन टर्न हो सकता है। तो मतलब हाइमेन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की वर्जिनिटी लूज कर गया है, इसका मतलब ये नहीं है। तो ये हो गया द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। सेकंड देखिए, द हाइमेन इज टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स ओनली, नॉट ओनली फर्स्ट क्वार्टर्स
विथ इफ मतलब वो अगर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता होगा तो ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, इन बोथ सेक्सेस ऑफ द कॉकरोच ये पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड अर्नल सर्का आर प्रेजेंट ऑन 10th सेगमेंट, फोर्थ वाला हो जाएगा। इसमें देखिए व्हिच वन ऑफ द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पॉलीमरेज का क्या टेम्पलेट होगा। ये दिया है TACACTG, तो हमें लिख लीजिएगा TACATGGCAAA, इतना मैं लिखता हूँ, इतना तक ही लिखा हूँ, बाद में देखूंगा। देखिए टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है टी, लेकिन ये क्या हम बोल रहे हैं, ए आरएनए, आरएनए में क्या होता है, आरएनए में थाइमोसिन नहीं होता है, सॉरी थाइमिन नहीं होता है, तो क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरासिल होता है, तो ये यू हो जाएगा। तो सी की जगह जी, ए की जगह यू, टी की जगह ए। तो अभी देख लीजिएगा ए यू जी, इतना बड़ा है, ए यू जी यू ए वाला भी है, ए वाला भी, ए वाला भी। तो अभी एक लिख लिया। नेक्स्ट वाला देखिए G5, ये वाला देखिए सी, ए यू जी यू ए सी, ए यू जी यू ए सी। तो ए वाला अभी तक ही सही है, मतलब पहले 6 देखिए, ये वाला सही है। तो अभी मैं इसे एक एक करके नहीं जाता हूँ, देखिए हमारा आंसर पता चल जाएगा 1 या 3 में है। तो अभी कितना तक सिमिलरिटी है देखिए, सी जी, तो वाला क्या है, ए वाला देखिए, इस पर जी है, यहाँ पर यू है। अभी ये इसमें अगर देख लेंगे तो पता चल जाएगा, तो मतलब 1 2 3 4 5, लास्ट वाला 5th में अगर देख लीजिएगा तो मतलब लास्ट 5 देख लीजिएगा, 1 5 लिख लेता हूँ, तो ए टी टी सी, ये लास्ट वाला 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, ये 5th वाला हो गया। तो अभी ये 5th वाला का हम देख लेते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्या यू, तो मतलब यू क्या है, इधर है, मतलब आंसर हो जाएगा ए, मतलब 3 हो जाएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट देखिए, किसके साथ क्या मैच करना है। देखिए ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर दिखेगा, ये 4 ब्रेन हो गया, ये ब्रेन स्टेम हो गया, उसके अंदर एक ये क्या हो गया, सेरिबेलम, ये हो गया पॉन्स भैरोली, ये हो गया मेडुला ओब्लंगाटा। तो ये हो गया 4 ब्रेन, और इसके अंदर मिड ब्रेन भी है। तो अभी देखिए पॉन्स का काम क्या है, ये पॉन्स का काम तो बहुत है, लेकिन पॉन्स क्या है, सबके साथ जुड़ा हुआ है, मेडुला के साथ जुड़ा हुआ है, सेरेबेलम के साथ जुड़ा हुआ है, 4 ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो पॉन्स का काम क्या है, कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ओके, नेक्स्ट देखिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो 4 ब्रेन में, वो क्या होगा, वो न्यूरो सिक्रेटरी सेल, मतलब हाइपोथैलेमस क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब वो हार्मोन निकलते हैं, बहुत सारा हार्मोन जो निकलता है, तो ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल हो गया। मेडुला का क्या काम है, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड द गैस्ट्रिक। अब याद रख करना, इंस्पिरेटरी रीजन, एक्सपिरेटरी रीजन, वो क्या होता है, वो कहाँ होता है, वो मेडुला में होता है। तो एक हो गया सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या हो गया, प्रोवाइड द स्पेस फॉर न्यूरॉन्स रेगुलेट पोस्चर एंड द बैलेंस। याद रखना,
हमेशा पोस्चर या बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सेरेबेलम ही होता है। मतलब अगर आप ड्रिंक कोई अल्कोहल कंजप्शन करने के बाद आपको एग्जाम में बहुत बार आता है कि व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड बाय कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल, तो आंसर होगा आपका सेरेबेलम। वाई? बिकॉज सेरेबेलम बैलेंस और पोस्चर को ही मेंटेन करता है। इसलिए आप देखते होंगे जो कंजप्शन अल्कोहल करता है वो इधर उधर हिलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेरेबेलम जो है उसके ऊपर ही अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि सेरेबेलम कंट्रोल करता है बैलेंस और पोस्चर को। तो नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉयड हार्मोन। ये तो बहुत ईजी है। एक हो गया प्रोजेस्टेरोन, एक हो गया कॉर्टिसोल, एक हो गया टेस्टोस्टेरोन। ये तीन हो गया आपका स्टेरॉयड हार्मोन। ये हो गया ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या है? स्टेरॉयड नहीं है। ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है? आइलेट ऑफ लैंगरहांस जो मैंने पहले बताया था, इससे निकलता है। और ये स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। प्रोजेस्टेरोन हो गया, कोलेस्टेरॉल मतलब कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ये सब स्टेरॉयड हार्मोन है। अभी नेक्स्ट चलिए, थ्री टाइप्स ऑफ मसल आर गिवन, ए बी सी, क्या क्या हो गया? देखिए हमारा थ्री टाइप का होता ही मसल। एक हो गया स्केलेटल मसल, एक हो गया स्मूथ मसल, एक हो गया कार्डियक मसल। स्केलेटल मतलब स्केलेटल मतलब स्केलेटल बोन। क्या हो गया? लेग या हैंड मतलब हाथ पैर में जो है वही स्केलेटल मसल दिख जाता है। स्मूथ मतलब स्टोमक मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब इनवॉल्यूंटरी, मेनली इनवॉल्यूंटरी में वो दिख जाता है। और कार्डियक में नाम तो जानते होंगे, कार्डियक मतलब हार्ट। तो ये तीन टाइप का दिख जाता है। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा दिखता है। फर्स्ट वाला है ये हो गया स्केलेटल, बहुत लंबा लंबा है। ये हो गया स्मूथ, ये मतलब छोटा छोटा पतला पतला है, स्मूथ। और ये हो गया कार्डियक। ओके, आंसर हो गया। अभी आप देखिएगा कौन की किसके साथ है। देखिए स्केलेटल, देखिए बाइसेप इनवॉल्यूंटरी इंटेस्टाइन हो सकता है, स्मूथ हार्ट नहीं हो सकता। स्मूथ हमेशा इनवॉल्यूंटरी एक्सेप्ट हार्ट, मतलब अब स्टोमक मान लीजिए आप कुछ मतलब गॉट के कुछ भी पार्ट देख लीजिएगा, उसमें वो स्मूथ पार्ट होगा। तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए नो स्टिप इनवॉल्यूंटरी, स्केलेटन बोन में नहीं होता है, वो स्केलेटन बोन में ही होता है, मतलब सारे बोन में नहीं होता है। तो ये वाला नहीं होगा। इसमें देखिए स्मूथ टो, ये भी नहीं होगा। टो में स्केलेटन मतलब स्मूथ मतलब क्या होगा? उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हम, और कार्डियक में भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन टो क्या होगा? टो को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हिला सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया? स्मूथ मतलब स्मूथ मसल नहीं है। तो आंसर हो गया फोर्थ, स्केलेटल, ट्राइसेप, बाइसेप, जो भी हो सकता है। स्मूथ स्टोमक हो गया, कार्डियक हो गया, हार्ट। तो ये आंसर हो गया फोर्थ। तो अभी देखिए, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन। गैप 1 2 3 4 एम। देखिए सेल साइकिल देखिएगा। सेल साइकिल में पहले आ जाएगा आपको गैप 1, और इसको बोलते हैं G0 और G1 फेज और गैप 1। उसके बाद ये हो गया S फेज, ये हो गया G2 और गैप 2। तो ऐसे यहाँ से इधर तक गैप 2। उसके बाद इधर बोलते हैं M फेज। तो मतलब G फेज देखिए, गैप 1 इसमें क्या होता है? सिंपली ग्रोथ होता है, डिवीजन नहीं होता है। तो हमेशा गैप 1 हो गया। S फेज मतलब सिंथेसाइज। क्या सिंथेसाइज करेगा? DNA सिंथेसाइज करेगा। तो S फेज में DNA करेगा। G2 गैप 2 मतलब इसमें सिर्फ ग्रोथ होगा, कोई डिवीजन नहीं होगा। और M फेज क्या हो गया? इसमें ही डिवीजन होता है। M मतलब माइटोसिस, मियोसिस, जो भी बोल सकते हैं। तो इसलिए उसको
एम फेज बोलते हैं। मतलब इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये हो गया डिवीजन। इसको क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब, कार्यो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। पहले वो क्रोमोसोम ऐसे डिवाइड होगा, उसके बाद हो गया साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब उसके बाद क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, उसके बाद साइटोसेल और साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। वो तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करेगा और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन करेगा। इसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो अभी देखिए सीक्वेंस क्या होगा। पहले होगा गैप 1, पहले होगा आपका गैप 1, ये हो गया पहले फर्स्ट। सेकंड हो गया एस फेज और सिंथेसिस फेज, ये हो गया 2। फिर हो गया गैप 2, हो गया 3। फिर हो गया माइटोसिस और मियोसिस, तो वो क्या हो गया कैरियोकाइनेसिस, वो हो गया 4। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, ये हो गया 5। तो आंसर यही होगा। ओके। उसके बाद देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। इसको याद रख लीजिएगा, माइस्थेनिया ग्राविस। ऑटो इम्यून क्या है? ऑटो मतलब खुद, अपने आप। इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम। इसका मतलब खुद का इम्यून सिस्टम खुद को ही अटैक करेगा, इसको बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। तो मतलब खुद का इम्यून खुद को क्यों अटैक करेगा? क्योंकि उस इम्यून सिस्टम को लगेगा कि लेट्स से सपोज लीवर, एक लीवर है, ये वाला जो है लीवर है, तो लीवर को अटैक कर देगा। क्योंकि उसको लगेगा ये फॉरेन पार्टी के लिए, मतलब उसको लगेगा ये बॉडी का पार्ट ही नहीं है, लेकिन उसका एक्चुअली वो बॉडी का पार्ट था ही। लेकिन ऑटो इम्यून डिजॉर्डर में क्या होगा? इम्यून सिस्टम को गलती से लगेगा कि खुद के ऑर्गेनेल उसको एनिमी जैसे लगेंगे, तो अटैक कर लेगा। इसको बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। फॉर एग्जाम्पल माइस्थेनिया ग्राविस। माइस्थेनिया ग्राविस क्या है? वो एक ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है। तो मतलब क्या है? माइस्थेनिया ग्राविस ये मसल को अटैक करेगा, ये खुद के मसल को अटैक कर लेगा कि ये मसल मेरा नहीं है, तो वो अटैक कर लेगा। तो ये माइस्थेनिया ग्राविस। एक हो गया रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ये भी हो गया आपका क्या? ऑटो इम्यून डिजॉर्डर, ये भी खुद को अटैक करेगा। एक हो गया गाउट। गाउट क्या होगा? नहीं है। गाउट क्या है? फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट। तो मतलब जॉइंट में यूरिक एसिड फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल आपके लेग के पार्ट में बोलता हूँ, लेट्स सपोज ये लेग पार्ट है, इस लेग में इस अंकल पार्ट में देखिएगा, लेट्स सपोज तो ये जॉइंट है, तो इसमें यूरिक एसिड फॉर्मेशन होगा और एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो वो क्या होगा? वो स्वेलिंग हो जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, और इसको ही बोलेंगे गाउट। तो गाउट ऑटो इम्यून डिजॉर्डर नहीं है। उसके बाद देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये जेनेटिक डिजॉर्डर है, जेनेटिक है, नॉट ऑटो इम्यून। जेनेटिक मतलब हम प्रीवियस मतलब पहले पीढ़ी से भी अब बढ़ते आ रहा है, तो उसको बोलेंगे जेनेटिक डिजॉर्डर। ये हो गया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो एक हो गया सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस, तो ये भी हो गया आपका ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। तो मतलब ये क्या हो गया? एसएलई क्या करेगा? ये मैक्सिमम ऑर्गन को अटैक कर लेगा, ये बहुत डेंजर है ये वाला एसएलई। मतलब ये जो माइस्थेनिया ग्राविस है वो सिर्फ मसल को अटैक करेगा, लेकिन एसएलई क्या है? ये हर मैक्सिमम ऑर्गन को अटैक कर लेगा, तो इसलिए ये बहुत डेंजर है। तो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर कौन हो गया? माइस्थेनिया ग्राविस हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, और सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस भी हो गया। तो आंसर हो गया ए, बी एंड ई, ये वाला 4th ऑप्शन हो गया। तो नेक्स्ट चलिए, देखिए मैं तो एक बार ही नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं 2 बार में करने की बहुत कोशिश करूँगा।
तो अगर थोड़ा स्पीड हो गया या फिर थोड़ा मतलब स्लो हो गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपको समझ में आया तो भी बताना, अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट में बताना। देखिए अभी ये देखिए, ए हो गया लाइपेज न्यूक्लियस, ए हो गया, इसको मैचिंग करेंगे। तो एज का क्या मतलब है, एज जब लगेगा उसका मतलब वो ब्रेक करेगा। क्या ब्रेक करेगा, खुद के पहले ही लिखा हुआ है लाइपेज, LIP। लाइपेज मतलब क्या होगा, लिपिड को ब्रेक करेगा। लिपिड में कौन सा बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड, तो लाइपेज क्या करेगा, ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो ये न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज मतलब वो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड, मतलब DNA RNA को ब्रेक करेगा। DNA RNA में कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और एक है प्रोटीएज, प्रोटीएज मतलब वो क्या करेगा, वो प्रोटीन को ब्रेक करेगा। प्रोटीन में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अमाइलेज, अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा। कार्बोहाइड्रेट में क्या है, वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट वो अमाइल को ब्रेक करेगा, वो एक्चुअली वो स्टार्च को ब्रेक करेगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब, लाइपिड मतलब सब प्रोटीन, न्यूक्लियस मतलब सब न्यूक्लियोइड, सब न्यूक्लिक एसिड, लेकिन अमाइलेज सभी कार्बोहाइड्रेट को नहीं करेगा, वो सिर्फ स्टार्च को ब्रेक करेगा। तो अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च, ये भी क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सॉरी न्यूक्लियस हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो लाइपेज क्या हो गया, लाइपेज फिर से बता दे रहा हूँ, लाइपेज हो गया ईस्टर बॉन्ड लिपिड में, न्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या हो गया न्यूक्लिक एसिड में, प्रोटीएज पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, अमाइलेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। तो अभी देखिए, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड द डॉल्फिन आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। देखिए फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड द डॉल्फिन क्या होगा, दो टाइप होता है, एक होता है होमोलोगस, एक होता है एनालोगस। होमोलोगस सर्गन, एक होता है एनालोगस सर्गन। होमोलोगस सर्गन में क्या होता है, सेम इन ओरिजिन, ओरिजिन सेम होगा, फंक्शन मे और मे नॉट बी सेम। बट एनालोगस ऑर्गन में फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट हो सकता है या सेम हो सकता है। देखिए पेंगुइन का फ्लिपर और डॉल्फिन, उसमें क्या है, मतलब एक ही फंक्शन होता है। वो फंक्शन क्या है, वो दोनों फ्लिपर का क्या होता है, वो स्विमिंग में हेल्प करता है। तो मतलब ये एनालोगस ऑर्गन हो गया, मतलब फंक्शन सेम हो गया। तो फंक्शन सेम हो गया, लेकिन इसमें नहीं दिया है होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन नहीं दिया है। हमेशा याद रखना, जो भी होमोलोगस ऑर्गन है उसको ही ऑल्सो ही बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और जो भी एनालोगस है उसको बोलते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, तो मतलब एनालोगस ऑर्गन हो गया, मतलब कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो हो गया ये वाला। एक हो गया एडाप्टिव रेडिएशन, एक हो गया नेचुरल सिलेक्शन। एडाप्टिव रेडिएशन आप जानते होंगे, मतलब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेसीज है, उसको वो बाद में जाकर बहुत सारा डिफरेंट छोटा छोटा हो गया क्या स्पेसीज हो गया, उसको बोलेंगे एडाप्टिव रेडिएशन। और जो कि इसके अंदर कोई लेना देना नहीं होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा, उसको बोलेंगे अब एडाप्टिव रेडिएशन। तो आंसर इसका हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट हो गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन। तो आंसर हो जाएगा कांस्टेंट जीन पूल, क्योंकि हमेशा याद रखना हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन विल अफेक्ट बाय जीन माइग्रेशन, ये वाला भी हो जाएगा। जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगा तो भी अफेक्ट होगा, जेनेटिक ड्रिप होगा तब भी वो अफेक्ट होगा। कौन से अफेक्ट नहीं होगा, वो होगा कांस्टेंट जीन पूल। ओके, नेक्स्ट हो गया, ये वाला हम लास्ट ही कर देते हैं मैच करने के लिए। देखिए आप जानते होंगे
एक हो गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और एक हो गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ये क्या हो गया, ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा और के वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या हो गया, IRV प्लस ERV प्लस TB, इसको याद रखना है इसे। और एक हो गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो वो क्या हो जाएगा, ERV प्लस RB और द रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, इसको याद रख लेना, ये बहुत बार मैक्सिमम टाइम पड़ता है, तो इसको अच्छे से याद करके कर लेना। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, कल या नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बाद देखेंगे, जितना क्वेश्चन है हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।